सैलरी आई, रेंट दिया, सारा खर्चे निकाले, सेव किए और कुछ घूम फिर के आ गए। 80-90% तक ना हम लोग जॉब्स करते हैं। क्रिप्टो का ज़्यादा लोगों को क्रेज़ है ना, तो लोगों को फंडामेंटल्स का आइडिया नहीं होता। वो इन्वेस्ट करते हैं और एंड ऑफ द डे उनकी हार्ड एंड मनी लूज हो जाती है। जो जॉब पर्सन है वो काम करता है, अपने एक्सपेंस अच्छे से मीट करता है, लेकिन वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाता। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स आते हैं जो बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट एलिजिबल टू गेट अ होम लोन। मैंने एक टर्म पढ़ी थी कहीं, स्किपिंग द फाइनेंशियल मैट्रिक्स। $1,500 या $2,000 का आईफोन बाय करते हैं तो हम उसके शेयर्स भी बाय कर सकते हैं। तो जब हम शेयर बाय करते हैं तो जितने भी दोस्त जाके बाय करेंगे, तो अगर फैज़ान भाई उसके ऑनर हैं तो उन्हें भी उसका रेवेन्यू के अंदर से प्रॉफिट एज ए शेयर होल्डर आएगा। हमें चाहिए होता है फौरी मुनाफा। मल्टीप्लाई में और डबल होने में फ़र्क है। और अगर मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ तो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, लेकिन मैं अगर टोयोटा कंपनी का शेयर बाय कर रहा हूँ तो वो एक एप्रिशिएटिंग एसेट है। वली भाई, मेरे पास फर्ज करें $10,000 है, मैं आपके पास आता हूँ आपकी गाइडेंस लेने, आपकी सजेशन लेने कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप मेरे पास ना आए। यही जो आप $10,000 इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना, इसके अंदर जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस आपको मिलती हैं, वहाँ पे कोई $500 $1,000 अपने आप पे इन्वेस्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोलिस्टिक फैज। आज के मेरे जो मेहमान हैं उनका नाम है वलीद कैसर, जो कि बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जॉब कर रहे हैं मीज़ान वेल्थ मैनेजमेंट में। तो आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझ जैसे जो लोग जो जॉब करते हैं एक ही सैलरी पर रिलाई करते हैं, तो हमारा क्या होता है कि भाई सैलरी आई, रेंट दिया, सारे खर्चे निकाले, सेव किए और कुछ घूम फिर के आ गए। उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, इस पे हम अपने आप को एजुकेट नहीं करते। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ वलीद भाई का कि जिन्होंने टाइम निकाला और आके ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शेयर करेंगे। मुझे भी सीखने को मौका मिलेगा और उम्मीद करता हूँ आप भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। चलें फिर वलीद भाई को वेलकम करते हैं आज के पॉडकास्ट में और इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फैज़ान भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। वलीद भाई, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिएगा हमारी ऑडियंस को। अच्छा, जैसे आपने बताया मेरी जॉब है मीज़ान वेल्थ मैनेजमेंट में। हम लोग वहाँ पे एजुकेट करते हैं लोगों को कि कैसे वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट एवेन्यूज़ में पार्क कर सकते हैं, और इस्लामिक सुपर में और कन्वेंशनल सुपर में क्या डिफरेंस है, इस्लामिक होम फाइनेंस इंडस्ट्री ऑस्ट्रेलिया में कैसे वर्कआउट करती है। तो दैट्स ऑल आई डू इन मीज़ान वेल्थ। बेहतरीन। अच्छा, मैंने एक टर्म यूज़ की थी फाइनेंशियल लिटरेसी। ये क्या चीज़ होती है और आज के दौर में ये क्यों इतना मैटर करती है? अच्छा, फाइनेंशियल लिटरेसी को आप ऐसे समझें कि ज़्यादातर क्या होता है कि 80-90% तक ना हम लोग जॉब्स करते हैं, और ये नहीं है कि जॉब्स करते नहीं हैं, बिज़नेस भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जॉब्स करती है। अब जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो यहाँ आपके पास कभी टाइम नहीं होता, या कभी आपके पास वसाइल नहीं होते, रिसोर्स नहीं होते। जी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी इस चीज़ का नाम है कि आप आहिस्ता-आहिस्ता अपने फाइनेंस को ऐसे मैनेज करें कि एक टाइम के बाद आपके पास टाइम भी हो और आपके पास रिसोर्सेज़ भी हों। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप अच्छे डिसीजंस करें, आप अपने प्लान करें। जब आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जॉब की सूरत में अवेलेबल है, तो आप उसे एज़ ए टूल यूज़ करें। उस टाइम को अच्छे डिसीजंस करके अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, ताकि आफ्टर 10-15 ईयर्स आपका कॉर्पस इतना ग्रो कर जाए जो आपको ईयरली रिटर्न देता रहे और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा, मुझ जैसा एक बंदा फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो मैं ऐसी क्या गलतियाँ कर सकता हूँ? ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसका मुझे थोड़ा एहतियात बरतनी चाहिए? सबसे पहले देखें आप, यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रिप्टो का ज़्यादा लोगों को क्रेज़ है ना, हुँ। तो क्रिप्टो के अंदर किसी के पास $10,000 की सेविंग है, वो इन्वेस्ट कर देता है। फिर इतने गुरुज़ हैं, वो कह देते हैं कि आप ये बाय कर लें, ये सेल कर दें। तो लोगों को फंडामेंटल्स का आइडिया नहीं होता। वो इन्वेस्ट करते हैं और एंड ऑफ द डे उनकी हार्ड एंड मनी लूज़ हो जाती है। फिर उसके बाद बिज़नेस की इस तरह सेंस नहीं होती कि बिज़नेस को समझते हैं कि अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे ना तो इट्स अ रिस्की बेट। लेकिन अगर आप सारा ओवरऑल देखें सिनेरियो, तो 70-80% तक जो ज़्यादा वेल्थ है वो 10% लोगों के पास है। जी। ठीक है, 20% लोगों के पास है। जो जॉब पर्सन है वो काम करता है, अपने एक्सपेंस अच्छे से मीट करता है, लेकिन वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाता। हुँ। मिस्टेक्स हम लोग ये करते हैं कि एक बंदे की इनकम है 8,000 और उसके एक्सपेंस है 9,000। ये हम एवेलुएट जब करते हैं ना सर्विसिंग में, मीज़ान वेल्थ में, तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स आते हैं जो बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट एलिजिबल टू गेट अ होम लोन। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि उनके एक्सपेंस ऐसे हो रहे होते हैं जिसमें उन्होंने वहाँ पे भी एक्सपेंस कर लिए होते हैं जो अभी आमदन आई नहीं है। फॉर एग्जांपल गाड़ी बाय कर ली है, जिसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, अभी वो पैसे नहीं थे, लेकिन ये था कि यार बस गाड़ी बाय करनी है, अच्छी गाड़ी आ जाए मेरे पास, तो वो इंस्टॉलमेंट्स पे आपने गाड़ी बाय कर ली।
फिर इसी तरह अभी आईफ़ोन के पैसे नहीं है लेकिन आपने आईफ़ोन बाय कर लिया। फिर आपने बगैर प्लान किए उन पैसों से आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, लेकिन आप गए आपने घर बाय कर लिया। जी। अब वो घर बाय किया, अब आपके पास ना तो टाइम है कि आप पाकिस्तान जाके कुछ टाइम रह सकें, और उसके बाद आप ना कोई बिज़नेस एवेन्यू एक्सप्लोर कर सकते हैं ज़्यादातर केसेज़ में। जी। कुछ लोग तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो सबको फाइनेंस को भी मैनेज कर रहे हैं, जी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। लेकिन कुछ लोग जो हमारे जैसे हैं, उन्हें ज़रूरी है कि उन्हें एजुकेट किया जाए कि यार आप किस तरीके के साथ अपने फाइनेंस को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा वलीद भाई, मैंने एक टर्म पढ़ी थी कहीं, स्किपिंग द फाइनेंशियल मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ज़रा इसको अच्छे से समझाया एग्ज़ाम्पल अच्छा, देके। इसे ऐसे है कि हम लोग आईफ़ोन की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जी। हम आईफ़ोन के यूज़र हैं लेकिन हम ओनर नहीं है उसके ना। जी। लेकिन हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम उसकी ओनरशिप भी एक्वायर कर सकते हैं। हम अगर $1500 या $2000 का आईफ़ोन बाय करते हैं, तो हम उसके शेयर्स भी बाय कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जब हम शेयर बाय करते हैं, तो जितने भी दोस्त जाके बाय करेंगे, तो अगर फैज़ान भाई उसके ओनर हैं, तो उन्हें भी उसका रेवेन्यू के अंदर से प्रॉफ़िट एज़ ए शेयर होल्डर आएगा। जी। ठीक है? इसी तरह अगर हम देखते हैं कि यार कार्लटेक्स एक अच्छी कंपनी है, तो हम उसके भी शेयर होल्डर बन सकते हैं। अगर बीपी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो जो एक्सपेंस हम करते हैं ना, जी। हम उस कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि यार कोल्स पे हम रूटीन में जाके ग्रोसरी बाय करते हैं, तो अगर हम ही उसी कंपनी के ओनर हैं, तो एक तरफ पैसा जा रहा है, तो दूसरी तरफ एज़ ए ओनर हमें पैसा आ रहा है। ठीक है? और बाय टाइम जब आपकी इक्विटी ग्रो होती रहती है, तो एज़ ए डिविडेंड कंपनीज़ आपको कैश फ्लो की सूरत में पैसे देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्वार्टर का उन्होंने रिज़ल्ट इवैल्यूएट किया, प्रॉफिट जनरेट हुआ, जितना आपके जो कंपनी के ओनर को शेयर मिलेगा वही आपको मिलेगा। लेकिन आपको आपके शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग मिलेगा, उसे उसके शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो अगर इंसान अपनी चॉइसेस अच्छी करनी स्टार्ट कर दे, तो 10, 15, 20 ईयर्स के अंदर ही कैन एस्केप द फाइनेंशियल मैट्रिक्स। जी। अच्छा, थ्रू आउट द पॉडकास्ट में जो है ना, थोड़े सिली सवाल करूँगा एज़ अ लेमैन, क्योंकि मुझे नहीं पता और मैं बाकी अपने आप को एजुकेट करना चाहता हूँ। अगर मेरे पास लिमिटेड फंड्स हैं, तो ऐसी क्या मेरी को देखना चाहिए फाइनेंशियल हैबिट्स हो मेरी, कि अगर मैं इन्वेस्ट करने जाऊँ तो मुझे उन चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले ना हमें 2 कॉन्सेप्ट को समझना है, एक इन्फ्लेशन को, एक कंपाउंडिंग को। जी। इन्फ्लेशन तो सिंपल है कि आप कॉलेज जाते थे, 1 साल पहले आपकी अगर बजट था 1000 का, अब आपको $1500 आपको पे करने पड़ते हैं। ठीक है। ठीक है? अच्छा, इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग को आप ऐसे समझ लें कि अगर आपने पीएसएक्स की अगर एग्ज़ाम्पल लें, मीज़ान बैंक को का आपको आइडिया है। मैं काम भी मीज़ान वेल्थ मैनेजमेंट में करता हूँ, तो मेरे ज़हन में मीज़ान आ रहा है। जी। अच्छा, मीज़ान के अंदर अगर आपने $1000 इन्वेस्ट किए होते, तो आज उसकी वैल्यू मोर देन $100,000 होती 20 साल के टाइम ड्यूरेशन में, 1000 की इन्वेस्टमेंट से। ओके। ठीक है? इस तरह और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे मिलर ट्रैक्टर है, जैसे आपकी नेशनल फूड है। ठीक है? तो हम लोग, क्योंकि कंपाउंडिंग का नहीं आइडिया होता, इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं होता, तो हम कहते हैं यार $1000 से होगा क्या? अगर हम 1 लाख को सेव भी कर लेंगे तो उससे क्या आ जाएगा ना? लेकिन अगर बंदा देखे कि जो मैं डिसीजन कर रहा हूँ, कंपाउंडिंग वे में उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अगर आज हमारे घर में मतलब अल्लाह ताला किसी को साबे औलाद करता है, वो $1000, $5000 उसके लिए कर देता है इंडेक्स फंड में। तो वो एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स को, जब उसने 18-20 साल का उसका बच्चा होगा, तो वो उसे बजाय कितने हम गिफ्ट बाय करते हैं, जी। ये आपकी बर्थडे आ गई, आपको $1000 का गिफ्ट, $2000 का गिफ्ट। लेकिन हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि $1000 के किसी अच्छी कंपनी के शेयर बाय कर दिए। आज एआई का दौर है, तो आप एआई कंपनी में एनवीडिया के शेयर बाय कर दें। ठीक है? तो जब इंसान सोचता है कि यार कंपाउंडिंग रिटर्न इतने-इतने होते हैं, तो फिर उसे हर पैसा जो वो उसे खर्च कर रहा है, उसके बारे में सोच समझ के करता है कि यार मैं कहीं भी ऐसी जगह पे ना पैसा लगाऊँ, जो मुझे वैल्यू नहीं प्रोवाइड हुँ। कर रहा। अगर मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, तो डेप्रिशिएटिंग एसेट है। ऐसा ही है। लेकिन मैं अगर टोयोटा कंपनी का शेयर बाय कर रहा हूँ, तो वो एक एप्रिशिएटिंग एसेट है। बाय टाइम उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, कैश फ्लो भी आएगा, और मेरी एक फाइनेंशियल जर्नी के अंदर एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। हमें चाहिए होता है फौरी मुनाफ़ा। आप जो बात कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, जी। 20 साल बाद, 30 साल बाद। ऑफ़ कोर्स ये डूएबल है। और इसमें थोड़ा और बताइएगा कि पेशेंस किस तरह लाएँ हम? अच्छा, आप जब प्लॉट बाय करते हैं, जी। तो हम लोग एक इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, देखते हैं यार सबसे अंडर वैल्यूड जगह कौन-सी है। हुँ। उसे देखा, बाय कर लिया। अब हम रोज़-रोज़ उसकी प्राइस नहीं देख रहे होते। तो जब आप इन्वेस्ट करें किसी कंपनी में, तो अपनी एप्लीकेशन को डिलीट कर दें कुछ टाइम हुँ। के लिए, और 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद देख लें कैसे रिटर्न्स आए हैं। तो दैट्स मच बेटर ना।
अगर आप हर रोज़ देखते रहेंगे, दिन में 4-4 दफ़ा देखेंगे कि यार मैंने $1000 इन्वेस्ट किया था, जी। अब उसकी 10% प्राइस ऊपर चले गई है, 20% नीचे आ गई है, कभी आप बाय करेंगे, कभी आप सेल करेंगे, तो उससे आपके कोई अच्छे रिटर्न्स नहीं बनेंगे। ऐसा ही है। चलिए बात करते हैं थोड़ी स्टॉक मार्केट की। अब ये बताएँ कि स्टॉक मार्केट आपकी जो वेल्थ है ओवरऑल उसको किस तरह इम्प्रूव और बेटर करती है? स्टॉक मार्केट के अंदर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप डिफरेंट बड़ी-बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, जी। ठीक है? अगर मैं एप्पल का 1 शेयर बाय करता हूँ, आप 10 शेयर बाय करते हैं, आप भी पार्टनर हैं, मैं भी पार्टनर हूँ। मेरे पास कम शेयर है, आपके पास ज़्यादा शेयर है। अगर मेरे पास ज़्यादा रिसोर्स है, मेरे पास $1 मिलियन है, तो मैं 1 मिलियन की ओनरशिप बाय कर लूँगा। मेरे पास अगर $10,000 हैं, तो मैं 10,000 की ओनरशिप बाय कर लूँगा। तो स्टॉक के अंदर भी इसी तरह होता है कि आपके पास पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं। जी। आप अगर यूजीएल पे काम करते हैं, आप बीएचपी पे काम करते हैं, रियो टिंटो पे काम करते हैं, आपको पता है कि यार कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास इन लाइन है, उनकी ग्रोथ हो रही है, हमारा शटडाउन कब है, कंपनी बोनस दे रही है कि नहीं दे रही, जी। एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही। जब हमें सब पता है तो हम क्यों नहीं बाय कर लेते ना। अगर हमें पता है हम रोज़ वूलवर्थ जाते हैं, कॉल जाते हैं, हम लोग यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन में जाते हैं, तो जिन-जिन कंपनी से हम लोग रूटीन के अंदर उनके प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो हम उनकी शेयर होल्डिंग की तरफ जाना शुरू करें। इससे हमारे फाइनेंस इंप्रूव होना शुरू हो जाएँगे। अच्छा, पिछले 10 साल का डाटा निकालें तो क्या इनकी जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो बेटर होती रही है? अच्छा इसे ना एक और कॉन्सेप्ट से समझते हैं, जो मैं कंपाउंडिंग की बात कर रहा था। जी। मल्टीप्लाई में और डबल होने में फ़र्क है, ठीक है? अगर आपको ईयरली बेसिस पे 15 टू 20% प्रॉफ़िट आता है ना, जी। जो लोग कहते हैं कि यार हम ना क्विकली प्रॉफ़िट जनरेट करें, तो क्विकली के अंदर ज़्यादातर वो ना लॉस कर देते हैं। मतलब प्राइस ऊपर गई, खरीद लिया, नीचे आई बेच दिया, हाइप पे खरीद लिया, जी। ठीक है? अभी जैसे पीएसएक्स ऊपर गई है, बहुत सारे लोग अब बाय कर रहे हैं, तो अब तो टाइम नहीं है। हुँ। टाइम तो तब था जब मार्केट 40,000 पे इंडेक्स था, तो 160,000 पे, अब तो 4x ऊपर जा चुकी है। लेकिन होता अनफॉर्चुनेटली ये है कि जब मार्केट पीक कर जाती है ना, तो एक हाइप जनरेट हो जाती है, ठीक है? अच्छा, जब आपको इन्वेस्ट करना होता है कि एक कंपनी जब अंडर वैल्यूड है, आप तब अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, ठीक है? जब आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट अगर हम उसे देखें, तो लेट्स सपोज़ अगर एक कंपनी 15 टू 20% आपको प्रॉफिट जनरेट कर रही है, हुँ। तो 4 से 5 साल में कंपाउंडेड ग्रोथ से आपके पैसे डबल होते हैं। तो अगर हम 20 साल को इवैल्यूएट करते हैं, लेट्स सपोज़ मैंने इन्वेस्ट किए $10,000 इनिशियली और मुझे मिलता है 15 टू 20% ईयरली रिटर्न जी। सीएजीआर, तो मेरे पैसे 4 साल में डबल होते हैं, ठीक है? 4 साल में डबल का मतलब है पहले 4 साल में मेरे $10,000 हुँ, 20,000 हो हुँ, गए। हुँ। अगले 8 साल में कितने होंगे जी? आप बताएँ, 20,000 को डबल करें कितने होंगे? 40। 40 हो गए? जी। अच्छा, फिर 12 साल के अंदर कितने होंगे? ये तो भी कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा और ये देख। एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल 80,000 हो जी। जाए, जी। ठीक है? 16 साल के अंदर 160 और 20 सालों के अंदर 320। ये आपका पोटेंशियल है $10,000 का। ये 15% रिटर्न की बात है। तो क्रिप्टो के अंदर लोग 1 महीने के अंदर 100% ऊपर जाता है, 200% नीचे आ जाता है। तो उसकी बजाय अगर इक्विटीज़ में आएँ, अच्छा यूएस के अंदर 70% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हुँ। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत कम परसेंटेज है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक्स भी करते हैं। आप जो सुपर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वो इनडायरेक्टली करते हैं। तो लेकिन अगर हमें अवेयरनेस हो कि अच्छी कंपनी को कैसे इवैल्यूएट करना है, तो हम एक अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं और हम मार्केट इंडेक्स को भी बीट कर सकते हैं। और जब हमें ये पता होगा कि हमारे 10,000 की क्या वैल्यू है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हम वो पैसा एहतियात से खर्च करेंगे। हम हर जगह पे ज़ाया नहीं करते फिरेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस का हमें आइडिया होगा। ऐसा ही है। वलीद भाई, इन्वेस्टिंग में और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है? ट्रेडिंग ऐसे है कि आपने एक कंपनी को देखा जी। कि कंपनी का रिटर्न क्या आया है ना क्वार्टर का, जी। इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ओके। स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा बेटर वे है ट्रेडिंग के अंदर। एक तो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, आपने बाय किया, आपने सेल कर दिया, कभी आपको प्रॉफिट हुआ, कभी आपको लॉस हुआ। लेकिन एक प्रोफेशनल के लिए सबसे बेटर है कि अगर उसने ट्रेड भी करनी है ना, तो वो स्विंग ट्रेडिंग करे। स्विंग ट्रेडिंग में ये आ जाता है कि आपने क्वार्टर की रिपोर्ट देखी कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। उसके बाद आप चार्ट्स पे गए, आपने चार्ट्स पे देखा कि बुलिश पैटर्न है, हुँ। बेरिश है, आपने उसके अंदर एक एंट्री ली और आपने एक स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट डिफाइन कर लिया। या आपको टेक प्रॉफिट होगा या आपको स्टॉप लॉस होगा, लेकिन आपका जो रिस्क है ना वो अब लिमिटेड है, हुँ। आपका लॉस अब लिमिटेड है, ठीक है?
तो ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है वो हम पहले बात कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ऐसी कौन-सी कॉमन मिथ्स है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना? अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है और पाकिस्तान के अंदर भी है। जी, लोग कहते हैं कि यार इसके अंदर ना ज़्यादा रिस्क है और लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो इस माइंडसेट से नहीं देखते कि ये स्टॉक मार्केट को डिज़ाइन क्यों किया गया है ना, इसको इसके फंडामेंटल्स क्या हैं। सो बेसिकली एक कंपनी ने जब बिज़नेस को एक्सपेंशन की तरफ जाना हो, उसके जी, पास 2 पाथवेज़ हैं। या तो वो बैंक में जाएगी और वहाँ से पैसे बोरो करेगी जी, और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट पेमेंट देगी। एक उसके पास पाथवे है कि वो स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी के शेयर्स लिस्ट कर दे। जी, उससे होगा मैं, आप और बहुत सारे दोस्त उस कंपनी की ओनरशिप को एक्वायर कर लेंगे, ठीक सही, है? जब हम ओनरशिप एक्वायर करेंगे, कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, वो कंपनी दोबारा उसे रीइन्वेस्ट करेगी बिल्कुल। और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका जो फंडामेंटली कॉन्सेप्ट बनता है, वो एक इन्वेस्टर का ही बनता है। जब हम इस तरह सोचेंगे कि यार हमें एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है टॉप 100 कंपनी से इन्वेस्टमेंट करने की। वैसे अगर हम चाहें कि यार हमारी कॉल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाए, हुँ, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वाया स्टॉक मार्केट हमारे पास ऑप्शन है कि हम वूलवर्थ के शेयर बाय कर सकते हैं, हम बनिंग्स के शेयर बाय कर सकते हैं, ठीक है? हम कॉमनवेल्थ बैंक के, मतलब वो शरिया कंप्लायंट, नॉन शरिया कंप्लायंट हर बंदे की प्रेफ़रेंस है। लेकिन आप इन कंपनीज़ की, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ की ओनरशिप हुँ, बाय कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है? और दुनिया के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करते हैं, ओनर्स करते हैं, इन्वेस्टर करता है, ठीक है? या आप बिज़नेस ओनर के तौर पे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, या आप एज़ एन इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में एक टर्म यूज़ होती है एएसएक्स 100 लिस्ट, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग एएसएक्स करेक्टली। 200। एएसएक्स 200 ये जी। क्या होता है? सो बेसिकली इसके अंदर एक इंडेक्स क्रिएट किया जाता है जो जो कंट्री की टॉप 200 कंपनीज़ होती हैं, ओके, जिसमें कॉमनवेल्थ बैंक है, वूलवर्थ ग्रुप है, ए2 मिल्क है, फिर साउथ 32 है, बीएचपी है, रियो टिंटो है। इनको कंपोस्ट करके एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया जाता है। तो ये जो 200 पावरफुल कंपनीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू दे आर जनरेटिंग? इसके अंदर कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, इनका मार्केट कैप कितना है, पार्टिसिपेशन कितनी है, इंश्योरेंस कंपनीज़ की कितनी इन्वेस्टमेंट है, सुपर फंड्स की कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितने ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन सारे मैट्रिक्स को ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज मॉनिटर करती है जी। और उसकी बेसिस पे इन कंपनीज़ को रिकम्पोज़ भी करते रहते हैं। कभी कोई कंपनी आ जाती है, कोई कंपनी को उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। क्या हम आँख बंद करके जो टॉप 10 है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई प्रॉफिट होगा? आप इसे लॉन्ग टर्म के अंदर बिल्कुल कर सकते हैं कि अगर आपको आइडिया है कि किसी भी कंपनी की टॉप 10-20 कंपनीज़ कौन-सी हैं, जी। तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मुझे इंटरनेशनली बताइएगा, अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान की मार्केट, अमेरिका की मार्केट और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट, जी। इसके अंदर क्या हम सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया की मार्केट तक ही लिमिटेड रहें या बाकी हम ओवरसीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? अच्छा, इसके अंदर ना अगर आप यूएस की मार्केट देखें और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट देखें और पीएसएक्स की देखें, तो ईयरली रिटर्न को इवैल्यूएट कर लेते हैं। हुँ, यूएस की मार्केट का जो लास्ट 25 ईयर्स का रिटर्न है ना, वो अराउंड 10 टू 12% है, सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। इस तरह जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की मार्केट है, इसका अराउंड 8 टू 10% है हुँ, और पीएसएक्स का 15 टू 20% है, ठीक है? अच्छा, पीएसएक्स का रिटर्न ऑस्ट्रेलिया और यूएस की मार्केट से ज़्यादा है और एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो का ना, एक कंपनी की प्राइस क्या है और उसकी अर्निंग्स क्या है, इसको इवैल्यूएट करके एक रेशियो होती है पीई रेशियो, उससे आइडिया होता है कि कौन-सी कंपनी अंडर वैल्यूड है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह भी समझ लेते हैं। लेट्स सपोज़ आप एक बिज़नेस रन कर रहे हैं, जी, एक कबाब शॉप है, आपका रेवेन्यू है $100,000। अब मैं आपको कहता हूँ यार फैज़ान भई आप मुझे अपनी कबाब शॉप सेल कर दें। आप कभी भी मुझे 100,000 में वो कबाब शॉप नहीं सेल करेंगे। आप कहेंगे मुझे रॉयल्टी दें, मुझे कोई इंसेंटिव दें ताकि मैं सोचूँ इसके बारे में। तो पी रेशियो को आप कंसीडर कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो एज़ ए प्रीमियम आप पे कर रहे हैं। जी, अच्छा, यूएस के अंदर कंपनीज़ की पीई रेशियो आपको 100 प्लस भी मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 20 पीई मिलती है, 25 पीई मिलती है, श्रीलंका के अंदर 12 पीई मिलती है, इंडिया के अंदर 15 टू 20 प्राइस टू अर्निंग मिलती है, पाकिस्तान के अंदर 6 टू 7 प्राइस टू अर्निंग मिलती है। हुँ, तो पाकिस्तान एक अंडर वैल्यूड मार्केट है जी, और फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपके ख्याल में कितने परसेंट लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं? 20 लेस देन 1%। अच्छा, मैं तो बहुत ज़्यादा बोल दिया। टोटल पॉपुलेशन के अंदर अगर आप देखें तो एक्टिव यूज़र अराउंड 500,000 है। जॉब मार्केट अभी 0.10-20% पे खड़ी है। हुँ, उसके डबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या जो 70% पे जहाँ पार्टिसिपेशन है उसके डबल होने 70 के पे। चांसेस हैं, ठीक है? तो पाकिस्तान के अंदर अगर
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है और फंडामेंटल्स इंटैक्ट रहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ह्यूज पोटेंशियल है। जी। ठीक है। अगर आप इसके वैसे भी रिटर्न देखें 25 साल के, इन कंपनीज़ में रेजिलियंस पावर बहुत ज़्यादा है। एंग्रो फर्टिलाइज़र, मेज़ान बैंक और सन स्टेट ऑयल, इन्होंने ये कंपनीज़ रिटर्न जनरेट करती हैं। अच्छा, फिर अक्सर लोग क्या करते हैं कि कंपनीज़ के रिटर्न को नहीं देखते, स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन को देखते रहते हैं। इतने इंडेक्स पॉइंट ऊपर चला गया, इतने इंडेक्स पॉइंट नीचे आ गया। तो जो मीडिया भी है ना, जब 40,000 पे था, तब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। जब नंबर्स इंक्रीज़ होते रहे, तो कोई ज़्यादा अवेयरनेस पे काम नहीं किया। अब 160,000 पे इंडेक्स चला गया। 160 से जिस दिन 5,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट नीचे आता है ना, तो एक हेडलाइन चलती है, शदीद मंदी का रुझान। ऐसा ही है। सरमायाकारों के हज़ारों लाखों करोड़ डूब गए। ठीक है। अच्छा, वो बंदा जब सोचता है, वो तो वैसे ही उसे पैनिक अटैक होने शुरू हो जाते हैं कि यार ये कौन सा काम है। लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि यार जब 40,000 पे इंडेक्स था, आज 160,000 पे इंडेक्स है। तो कंपनीज़ के अंदर अगर मार्केट कैप को भी देखा जाए, अगर 0.20% लोग आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो 0.40% होंगे, 0.80% होंगे, तो आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी तो डबल होगी ना। ऐसे ही। और अगर पार्टिसिपेशन 10%, 15% तक चलेगी, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि अवेयरनेस आ रही है, फाइनेंशियल एजुकेशन पे काफ़ी काम हो रहा है, तो उससे रिटर्न्स जो लोग अब इन्वेस्ट करेंगे, उनके फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। अच्छा वलीद भाई, मैंने अक्सर नोट किया है कुछ कंपनीज, बल्कि अब तो हर कंपनी ये वर्ड यूज़ करती है, शरिया कंप्लाइंट। मुझे से लेमैन को समझाइए, शरिया कंप्लाइंट क्या है? अच्छा, कुछ कंपनीज़ शरिया कंप्लायंट है, कुछ कंपनीज़ नॉन शरिया कंप्लायंट है। अ, शरिया कंप्लायंट के अंदर वो कंपनीज़ आती हैं जो जिनकी प्रिंसिपल एक्टिविटी शरिया के असूलों के अकॉर्डिंग है। ओके। इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ लें कि नॉन शरिया कंप्लायंट में हर वो कंपनी आ जाती है, तो अल्कोहल में डील करती है, जो इंश्योरेंस के अंदर डील करती है, बैंक्स, लिक्वर, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग, फिर कोई भी अनएथिकल तंबाकू आ सकता है, ठीक है, ड्रग्स आ सकते हैं। वो सारी कंपनी नॉन शरिया कंप्लायंट है। अगर एक कंपनी एबीसी वो शरिया कंप्लाइंट है, मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास 10,000 है, मैं आपके थ्रू इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। यही एक प्रोसेस होता है मुझ जैसे लेमैन के लिए अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कहीं करने का? देखें, आपने किसी के थ्रू करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ओके। आप अपना ब्रोकर अकाउंट ओपन करें। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आपने करना है, तो आप टॉप 10 ब्रोकर्स देख लें, ठीक है? यूएस के अंदर भी आप देख लें टॉप 10 ब्रोकर्स, तो क्योंकि यहाँ मुझे ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा? ब्रोकर के पास जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं। कॉमनवेल्थ बैंक भी की भी ब्रोकरेज की एक ऐप है, कॉमसेक के अंदर ना, आप अपने शेयर्स बाय कर सकते हैं। तो आप देखें जो आपको ज़्यादा लेजिट लगता है, आप उसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करें, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे आपका अकाउंट बन जाएगा, और उसके बाद आप वहाँ पे ईटीएफ बाय करना शुरू कर दें। ये ईटीएफ क्या है? ईटीएफ बास्केट है 20-30 बिग कंपनीज़ की। फॉर ओके। एग्ज़ाम्पल, एक इंडिविजुअल जिसे ये नहीं पता कि यार वो एक कंपनी को कैसे सेलेक्ट करेगा, वो जाके ईटीएफ को बाय कर ले। उसके अंदर उसकी अगर $100 वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका एक पोर्शन एप्पल में चले जाएगा, उबर में चले जाएगा, एनवीडिया में चले जाएगा, तो वो डाइवर्सिफ़ाई हो जाएगा। क्या? अच्छा, मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। हम लोग देखें, उबर को यूज़ करते हैं, हमें जी। पता है कि यार उबर से कई लोग रोज़गार कमाते हैं। फिर इसी तरह एज़ ए अगर हम राइडर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या एज़ ए ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बेनिफिट्स हैं ना। जी। हम उसके शेयर क्यों नहीं बाय करते? हम एप्पल यूज़ करते हैं, हम उसके शेयर क्यों नहीं बाय करते? कभी सोचे तो सही। हम अमेज़न से प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, जी। तो हम उसके शेयर क्यों नहीं बाय करते? कभी नहीं सोचा। ठीक है, लेकिन अगर हम शेयर बाय करें, तो जो स्पेंडिंग हम कर रहे हैं, तो हम अपनी कंपनी में एक तरह की स्पेंडिंग कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली। ठीक है। तो इस तरह हमें सोचना है, इससे हमारे फाइनेंस भी बेहतर होंगे और इक्विटी भी। हमेशा याद रखिएगा, आपने अगर रिच डैड पुअर डैड पढ़ी हो ना, तो वो 4 क्वाड्रेंट्स पे बड़ा फोकस करते हैं। एक है ई, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जैसे मैं और आप एम्प्लॉय हैं, जी। हम जॉब करते हैं तो हमें पेमेंट मिलती है। फिर एक कैटेगरी को वो कहते हैं एस, जिसके अंदर आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड जिस दिन काम ना करे ना, उसे रिटर्न नहीं आता। ऐसा ही है। ठीक है। उसके पास स्किल होता है, वो अपने स्किल सेट को सेल करता है और इनकम जनरेट करता है। एक होता है बी कैटेगरी, अमेज़न, टेस्ला, उबर, ये इस कैटेगरी में आते हैं। एक होती है आई कैटेगरी, वो आती है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया, अब ना उसका टाइम लग रहा है, ना उसकी एफर्ट लग रही है, इक्विटी ग्रो हो रही है, रिटर्न आ रहा है। अब जब आपकी इक्विटी ग्रो होती है और रिटर्न आता है, और आपका एक अच्छा कॉर्पस है, अब आपके पास ये फ्रीडम है कि आप चाह रहे हैं पाकिस्तान रहें, आप चले जाएँ। आपका दिल कह रहा है कि आप सऊदी अरब विज़िट करके आएँ, आप चले जाएँ।
आपका दिल कर रहा है मैंने आज काम नहीं करना, आप ना करें, लेकिन आपके जो रिटर्न्स आ रहे हैं ना वो आपकी इन्वेस्टमेंट पे आ रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसा ये हमारा अल्टीमेट गोल है जिसके लिए हम मैं और आप यहाँ बैठे हैं। ऐसा ही है। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेरा सवाल रह जाएगा। आपने कहा था ETF एक बास्केट होती है 20 से 30 कंपनी, क्या वो कंपनीज हम चूज कर सकते हैं या बना बनाया पूरा? बना बनाया आपके पास एक पैकेज होता है। ऐसा हम चूज नहीं कर सकते कि भाई ये कंपनी डाल दो? अच्छा, आपके पास ETF चेक को चूज करने की ये ऑप्शन होती है। कुछ कंपनीज का ETF इस तरह डिजाइन किया होता है जो सिर्फ सेमीकंडक्टर्स में से रिलेटेड एक ETF क्रिएट करनी है। कुछ ETFs ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिविडेंड इनकम के लिए जनरेट किए जाते हैं। इसी तरह कुछ ETF ऐसे होते हैं जो इमर्जिंग कंट्रीज की इक्विटी आप बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा चाहता है कि यार मैं चाइना के अंदर इन्वेस्ट करूं, तो वो वाया ETF चाइना के अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अब उसे एक कंपनी नहीं चूज करनी, उसने एक थीसिस अपना सोच लिया। अगर वो सोचता है कि यार AI का फ्यूचर है, तो वो किसी ऐसे ETF को पिक करेगा जो AI से रिलेटेड कंपनीज या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हैं या डायरेक्टली बेनिफिशियरी हैं। ठीक है, तो इस तरीके के साथ आप ETF को चूज कर सकते हैं। वलीद भाई मेरे पास फ़र्ज़ करें 10,000 रुपये हैं, तो $10,000 हैं। मैं आपके पास आता हूँ आपकी गाइडेंस लेने, आपकी सजेशन लेने कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक्स खरीदने चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मेरा इन्वेस्टमेंट से कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो आप क्या गाइड करेंगे मुझे? पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप मुझे फ़ी ना दें, हुँ, ठीक है? आप मेरे पास ना आएँ। आप यही जो आप $10,000 इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना, इसके अंदर जो ऑनलाइन सर्टिफ़िकेशंस आपको मिलती हैं, वहाँ पे कोई $500, $1,000 अपने आप पे इन्वेस्ट कर लें। ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिज़नेस माइंडसेट बिल्ड हो, उसके बाद आपको ये पता लगे कि कंपनी को चूज़ कैसे किया जाता है, क्या फंडामेंटल्स है, बैलेंस शीट जी, को कैसे देखा जाता है, ठीक है? क्योंकि आपने जो पैसे किसी भी एक इंडिविजुअल के पास जाके या एक कंपनी के पास जाके देने हैं ना, जो काम उन्होंने करना है वो आप खुद भी कर सकते हैं, बल्कि जी, आप ज़्यादा बेटर वे में कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी म्यूचुअल फंड को चूज़ करते हैं, तो म्यूचुअल फंड को कंप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को ओबे करना पड़ता है। गवर्नमेंट कहती है कि लेट्स सपोज़ आपको BHP, रियो टिंटो के अंदर 10% इक्विटी बाय करके रखनी ही रखनी है। ठीक है? आपके पोर्टफोलियो में एलोकेटेड होनी चाहिए। लेकिन एक इंडिविजुअल तो जब चाहे खरीद सकता है, बेच सकता है। तो आपको मेरे पास या किसी भी एडवाइज़री फर्म के पास जाने की बजाय आप हुँ, अपनी खुद रिसर्च करें, आप सीखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एजुकेट किया जाए, तो हम वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट एक कम्युनिटी ग्रुप हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं विदिन इन ऑस्ट्रेलिया। ओके दैट्स नाइस। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास 200 प्रैक्टिसर्स हैं। ओके, ये ऐसे नहीं है कि रैंडम लोग नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया के 200 वो लोग हैं जो ऑलरेडी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, और वो डेली बेसिस पे अपने एनालिसिस शेयर करते हैं कि अच्छा आज रियो टिंटो के अंदर ये अपडेट है, BHP के अंदर ये है। अगर एक बंदा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा था, तो वो अपना थीसिस शेयर करता है। जो भी जिसको कमेंट लगता है कि यहाँ पे मुझे करना चाहिए, वो कर देते हैं। कई इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो 200,000 प्लस की ट्रेड वहाँ पे रूटीन में करते हैं, ठीक है? एज़ ए ट्रेडर, एज़ एन एनालिस्ट। तो अगर आप वैसे ही सीखना चाहते हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आएँ, पार्ट बनें, अपनी वर्किंग करें। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अर्न इट। ऐसे नहीं है कि आप आएँ और उसके बाद आप कुछ भी नहीं अपना शेयर करें, और आप देख रहे हैं कि आपके सर्कल में तो लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी कॉल्स पे बाय करी जा रहे हैं। यू विल हैव टू पुट योर एफर्ट एज़ वेल ना, जी, कि आप एक डायरेक्टर रिपोर्ट देखें और आप अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस शेयर करें कि यार मैंने आज ये रिसर्च की है, अब आप इसमें से अमेंड कर दें। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि आप आए हैं, ग्रुप का पार्ट बनते हैं और आप सारे क्वेश्चन लेमैन वाले पूछना स्टार्ट कर दें। एग्ज़ैक्टली। आज की वीडियो में भी आप डिस्क्लेमर दे दें कि किसी भी अगर कंपनी का नाम लिया तो ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि उसके शेयर्स खरीद। हमने जितनी भी बातें की हैं, हमारा सिर्फ एजुकेशन पर्पस ओनली है। इसके अंदर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कर रहे। जी, BHP, रियो टिंटो, इनकी एग्जांपल देने का भी मकसद सिर्फ ये था कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। एग्ज़ैक्ट और हम लोग ना किसी प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, ये नॉन प्रॉफिट और एक तरह की हमारी एफर्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम के हवाले से, फाइनेंशियल वेलबींग के हवाले से। जी। वलीद भाई मेरे ख़्याल से हमने जो 30 मिनट्स का सेशन आज रखा था उस हवाले से सारे सवाल वगैरह हो गए। अगर कोई आपको लगता है कि कोई सवाल मैं मिस कर गया हूँ या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं कि हमारे पहले पॉडकास्ट में ज़रूर पता चलनी चाहिए ऑडियंस को, तो आप बताएँ प्लीज़? देखिए, मैं इसके अंदर ये कहूँगा कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना बहुत सफ़र करते हैं, जी, और हम लोगों के पास इस तरह के एवेन्यूज़ नहीं होते। ज़्यादातर जो मैंने एवेलुएट किया है मीज़ान वेल्थ के अंदर सर्विसिंग करते हुए ना, ज़्यादातर लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं घर बाय करने के लिए, जी, और उन्होंने या तो क्रेडिट कार्ड्स बाय किए होते हैं या उन्होंने गाड़ियाँ बाय की होती हैं, जिसके बाद उनकी जो बोरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गई होती है। ऐसा ही है। तो आप ये करें कि अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप ज़रूर खर्चा करें, लेकिन आप
एक शेयर होल्डर की तरह कंपनीज़ की इक्विटी बाय करें। जब आप एक जगह पे एक्सपेंस कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आपको इनकम आ रही है, आप उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाएँ, कई प्लेटफ़ॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो कंज़्यूमर को एक कॉन्सेप्ट है यूएस में प्रोज़्यूमरिज़्म का। जी, उसमें क्या होता है कि आप एक कंपनी के अंदर एक तरफ तो प्रोडक्ट बाय करते हैं जी, और दूसरी तरफ आप वो कंपनी आपको एज़ एन ओनर उसका जो प्रॉफ़िट है वो शेयर करती है। सो बेसिकली क्या होता है कि ये मैं सिर्फ़ आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि दैट्स हाउ यू नीड टू थिंक। जी, अगर मैं एक प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ कोल्स से या वूलवर्थ से, तो कोल्स वूलवर्थ मुझे कुछ नहीं दे रहा। जी, मैं गया हूँ, मैंने स्पेंडिंग कर दी है। लेकिन प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिसके अंदर अगर आप बाय करते हैं तो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज़्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है। जी, ये जो 60% सप्लायर के पास, रिटेलर के पास, मार्केटिंग पे जो बजट आता है, वो कंज़्यूमर के साथ शेयर किया जाता है। इससे रिलेटेड हम अलहदा कोई पॉडकास्ट या सेशन कर लेंगे, लेकिन स्टॉक से रिलेटेड यही है कि आप जिन-जिन कंपनीज़ को यूज़ करते हैं, जिन कंपनीज़ में जॉब करते हैं, अगर मेरा अकाउंट कॉमनवेल्थ बैंक में है, मैं उनकी सर्विसेज़ अवेल करता हूँ, मैं वूलवर्थ जाता हूँ, मैं किसी पेट्रोल स्टेशन जाता हूँ, मुझे पता है कि यार इनका बिज़नेस अच्छा है। अगर मैं यूजीएल में जॉब करता हूँ, अगर मैं रियो टिंटो में जॉब करता हूँ, मुझे पता है कि यार इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। आप तो इनसाइडर हैं। बिल्कुल, आपके पास तो बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर क्यों नहीं बन जाते? बिल्कुल, बेहतरीन। ठीक है वलीद भाई, फिर आज के पॉडकास्ट का यहीं इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ऑडियंस को जो भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की वो पसंद आई। काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस फाइनेंशियल लिटरेसी का जो डिस्कशन हमने शुरू किया है इसको कंटिन्यू करें। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो नेक्स्ट पॉडकास्ट पे आप चाहते हैं कि हम वो कवर करें, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।